कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। हम लोगों ने संविधान के शायद में 5 वीडियो बना लिए हैं। आज का मेरा वीडियो 6वां वीडियो होगा और जल्दी ही हम लोग हमारे आर्टिकल पर भारतीय संविधान सभा पर बात करने लगेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे बोर हो रहे हों, पर बोर होने का विषय नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है बेटा। तो बात कर रहे थे हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के विषय में। तो 1892 हो या आपका 1858 हो, इसके बाद के जितने भी अधिनियम हैं वो भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम कहलाते हैं। तो लास्ट आपको याद होगा कि हमें कुछ अधिकार मिल चुके थे, कुछ अधिकार मिलना बाकी हैं। जैसे बजट पेश होता था उसमें हमें बोलने का अधिकार मिलता था, बजट में बोलने का अधिकार मिल चुका था। भारतीयों को अब नियुक्ति होने लगी थी परिषद में और कहीं ना कहीं वायसराय की कार्यकारिणी में। लेकिन अभी भी जो उद्देश्य हमें चाहिए थे, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हमारी भारतीयों की थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये इच्छाएं तो हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे भारत में कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का विकास होने लगा है। राष्ट्रीयता के विकास बात करें तो कांग्रेस अस्तित्व में आ चुकी है और जाहिर सी बात है कांग्रेस अगर अस्तित्व में है तो कहीं ना कहीं नेता भी अस्तित्व में होंगे और नेता अगर अस्तित्व में होंगे तो वे भारत के लिए बात भी करेंगे। तो बहुत सारे कारण थे 1892 के एक्ट के बाद भी कि आपको नए एक्टों की जरूरत पड़नी है, जिनके लिए समय समय पर ब्रिटिश संसद ने नए एक्ट पारित किए और उन्हीं में से एक नया एक्ट है हमारे पास 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम का एक और नाम मिलता है आपको, वो है मार्लेमेंटो। मार्लेमेंटो। अब ये मार्लेमेंटो सुनने में लगता है कि एक ही आदमी है, नहीं, ये मार्लेमेंटो 2 आदमी हैं। मार्लेमेंटो 2 आदमी हैं। जो मार्ले हैं ये भारत सचिव हैं। आपको याद होगा भारत सचिव के बारे में। भारत सचिव एक ऐसा व्यक्ति था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड हुआ करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड हुआ करता था। ये भारत में नहीं रहता था, ये रहता था इंग्लैंड में। कहाँ रहता था? इंग्लैंड में। भारत में नहीं आता था, ये रहता वहीं था। और उसी के दूसरा एक हुआ करता था गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल जो हुआ करता था वो हुआ करता था आपके यहाँ पे वायसराय। तो जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे और जो मिंटू हैं वो वायसराय हैं, ये भारत में रहा करते थे। तो ये दोनों ने मिलके एक नया एक्ट बनाया। इन दोनों ने मिलके एक नया एक्ट बनाया जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है। आज मैं एक ही एक्ट करवाऊंगा आपको। एक ही एक्ट करवाने का रीजन ये है कि इस पर अगर चर्चा की जाए तो मैं 1 घंटे भी बोल सकता हूँ, पर 1 घंटे बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं केवल उन्हीं पर चर्चा कर लेंगे। ज़्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ कि ज़्यादा बोलूँ कम समझोगे, तो मैं कम बोलूँगा आप ज़्यादा समझ लो, यही अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा। तो मार्ले और मिंटो 2 लोगों ने इसको मिलकर बनाया। बनाने का कारण क्या था? बनाने का कारण क्या था? क्योंकि हर बार हम कारण पर चर्चा जरूर करते हैं, जिसे हम पृष्ठभूमि के रूप में कहते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है, कि ये बन क्यों रहा है। तो जरा उस पृष्ठभूमि पर नजर मार लेते हैं हम एक बार कि पृष्ठभूमि क्या है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। कारण, पहला कारण तो यही है कि 1892 का अधिनियम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सका। क्या पूर्ति नहीं कर सका? जिन कारणों से 1858 1892 का आपका एक्ट बना है, ये कहीं ना कहीं वो जो उद्देश्य जो ब्रिटिश संसद चाहती थी उनकी पूर्ति नहीं कर सका। ठीक। और क्या सबसे बड़ी बात है ये 1896 97 में भारत की स्थिति बड़ी विचित्र थी। क्यों थी? क्योंकि यहां पर भयंकर अकाल पड़ गया। भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग काल कलवित हो गए, लाखों लोग मारे गए, भारतीयों में भारी आक्रोश था। उसके बाद प्लेग फैल गया। एक तो अकाल, ऊपर से प्लेग, और उस प्लेग को रोकने के लिए, उस अकाल से निपटने के लिए जो ब्रिटेन की संसद थी उसको जो काम करने चाहिए थे उसने कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। और भारतीयों की स्थिति अत्यंत बुरी हो गई। तो उसी वक्त एक प्लेग कमिश्नर हुआ करते थे, उनका नाम था रैंड, और उनके जो सहयोगी वगैरह थे, जो उनके कमिश्नर वगैरह थे, आर्यस्ट करके थे। तो वो मिल गए, किसको मिल गए? चापेकर बंधुओं को। 3 भाई थे, चापेकर बंधु महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और चापेकर बंधुओं ने उस प्लेग कमिश्नर रैंड की और उसके सहयोगी आर्यस्ट की, दोनों की हत्या कर दी।
तो ये हत्या भारतीयों के द्वारा क्रांतिकारी इतिहास में एक ऐसा संदेश माना जाता है, ये कहा जाता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम केवल शांति का रास्ता नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं नरम दल का रूप में काम कर रही है, बहुत ही नरमपंथी है। मतलब इनका उद्देश्य ये था केवल कि हम तो केवल संदेश लिखेंगे, पत्र लिखेंगे प्रेम पत्र की भांति कि आप हमारी विनय स्वीकार करो, आप हमारा अनुनय स्वीकार करो। क्योंकि जो कांग्रेसी हैं, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग हैं उसमें, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग हैं उसमें, तो ये लोग एक ही बात जानते थे। इनका कहना था कि जो भारतीय के ऊपर जो अंग्रेजों का शासन है ना वो वरदान है। मतलब ये अंग्रेजों को भगवान मानते थे ये लोग। अब सुनने में लोगों को अजीब लगेगा पर ये सच्चाई है। ये इतने ज्यादा नरम थे, ये कहते थे कि जो विकास भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने किया है ना, भारतीय खुद के लिए नहीं कर पाते। यानी कि एक ऐसा भारत जो सोने की चिड़िया था उसको ये कुछ भी नहीं समझ रहे। इनकी नज़रों में अंग्रेजों ने सब कुछ किया। भाई अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अंग्रेजों ने जो रेल लाइनें बिछाई हैं, रेल की पटरियां बिछाई हैं, आपको याद होगा 1853 में ट्रेन चल चुकी है, तो ये कुछ किया है वो उनके खुद के लिए किया है। क्योंकि यहाँ पर अगर परिवहन के ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं करोगे तो माल ले जाओगे कैसे? भारतीयों के लिए नहीं किया, लेकिन इनको ऐसा लगता था। ये तो ये भी कहते थे कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले गए तो रायता फैल जाएगा। गांधी जी जैसे लोग, अब क्या कहें, ये लोग कहते थे कि हमें आज़ादी तो दे दो, हमें हमारा शासन तो दे दो, पर हम तुम्हारे अंडर ही रहेंगे। मतलब अंग्रेजों के अधीन भारत को आज़ाद चाहते थे, अंग्रेजों के अधीन। ये बड़ी विडंबना थी। ऐसे लोग थे उस वक्त जो चाहते ही नहीं थे कि ये भारत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हो। वो तो भगत सिंह जैसे लोग हो गए जहाँ में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी कि पूर्णतः आज़ादी चाहिए। तो जब चापेकर बंधुओं ने इस रैंक की हत्या कर दी, जो प्लेग कमिश्नर हुआ करता था उस वक्त, तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्रांतिकारी दल अस्तित्व में आ गया। और क्रांतिकारी अस्तित्व में आए हम जानते हैं, चाहे वो अपने चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों या भगत सिंह रहे हों, या क्रांति दल से थे। तो कभी भी कांग्रेसियों ने इनका सपोर्ट नहीं किया। तो एक घटना ये भी है कि उन 1897 में भयंकर अकाल पड़ा और जो प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई तो भारतीयों में भारी आक्रोश था। इसके अलावा बात करें करजन को, ये करजन एक ऐसा व्यक्ति है जो 1896 से लेके 1906 तक भारत में वायसराय के पद पर रहा है। इसने भारत के साथ जो काम किया वो किसी ने नहीं किया, सबसे बुरे काम इसी ने किए। मतलब ये भारतीयों को समझता ही नहीं था। इसको तो ये लगता था कि जो कुछ है वो अंग्रेजी ही हैं, इसकी पूरी कमेटी में ले लीजिए आप, चाहे इसकी परिषद में ले लीजिए आप, चाहे इसके सहयोगियों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को ही मानता था और अंग्रेजों के हित में ही काम करता था। इसकी बहुत सारी नीतियां थी, जैसे उनमें से एक नीति है आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1899। इसमें क्या किया कि कलकत्ता में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसमें इसने भारतीयों की संख्या सीमित कर दी। बिल्कुल सीमित क्या कर दी, घटा दी। सीमित क्या कर दी, कम कर दी। भारतीयों को आक्रोश आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि जब आप हमारी संख्या ही कम कर दोगे तो हमारे हक की बात कौन करेगा। दूसरी बात करें विश्वविद्यालय एक्ट 1904। विश्वविद्यालय एक्ट में क्या किया इसने कि जो विश्वविद्यालय स्वायत्त होते थे, स्वायत्त मतलब शिक्षण संस्थान जो थे भारतीयों के, वो स्वायत्त होते थे, यानी कि अपने फैसले खुद के ले सकते थे। लेकिन इसने उस पर पाबंदी लगा दी कि अब आपके फैसले आप नहीं लोगे, हम लेंगे। मतलब अब भारतीय क्या पढ़ेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कितना खर्चा होगा, पैटर्न क्या होगा, इन सबको ये डिसाइड करेगा। आक्रोश होना लाजमी था। सबसे बड़ा बात है 1905 में बंगाल विभाजन। ये एक बहुत बड़ा एक्ट है। बंगाल विभाजन क्यों, बंगाल ही क्यों? क्योंकि बंगाल कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए शुरू से सत्ता का केंद्र रहा है। चाहे वो आपके 1757 का प्लासी का युद्ध रहा हो, बंगाल को लेके है, या बंगाल को केंद्र बनाने की बात हो, ये सारे के सारे काम बंगाल में हैं। तो बंगाल में जो वर्ग है वो दो तरह से रहता है, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम। तो वहाँ का जो धनिक वर्ग है वो कहीं ना कहीं हिंदू है। राजा महाराजाओं का जो शासन है वो हिंदुओं का है। हिंदुओं के पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, लेकिन उसके बावजूद जो मुस्लिम जो थे थोड़े से गरीब तबके से थे उस वक्त। तो जो हिंदुओं की स्थिति है मजबूत थी, लेकिन दोनों आपस में मिलजुल कर काम करते थे। दोनों आपस में मिलजुल कर, अगर किसी बात को फैसला लेना है तो दोनों मिलजुल कर लेंगे। लेकिन इसने कहीं ना कहीं बड़ा भड़काया, इसने बड़ा भड़काया मुस्लिमों को लेके, और मिंटो जैसे लोग तो आ ही चुके हैं, उन्होंने और आग लगाई। तो
बात को समझना बेटा। तो वहां के मुस्लिमों को भड़काया और उनको बताया कि हिंदू तुम्हारे साथ नहीं है, हिंदू तुम्हारा साथ नहीं देते, तुम हमारा साथ दो, तुम हमारा साथ दो। क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि इस वक्त भारत में एक बड़ा आंदोलन सा चल रहा है, वो है स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या कहा गया कि जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं अंग्रेजों द्वारा जो दी गई हैं, हम उन सारी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग हैं वो ये चाहते थे कि ये आंदोलन केवल बंगाल में रहे, पूरे देश में ना फैले, जबकि बाकी लोग ये चाहते थे कि ये आंदोलन पूरे देश में हो। तो इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान होने की संभावना थी, बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या किया कि मुस्लिम और हिंदू दोनों ही आंदोलन में शामिल थे, तो उसने मुस्लिमों को भड़काया कि हिंदू तुम्हारे साथ नहीं हो सकते, अतः आप उनका साथ ना दें, हम आपके हित में अलग से सोचेंगे। और सोचा भी। मैं आपको बताता हूं, पहली बार बंगाल विभाजन के बाद इसने एक पृथक निर्वाचन पृथक निर्वाचन का मतलब है आपके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आपकी आरक्षण प्रणाली से बहुत अलग है। मतलब बात समझना, आरक्षण में क्या होता है, जैसे आपके गांव में सरपंच खड़ा हो गया, मान लीजिए सरपंच, आपके गांव में सरपंच खड़ा हुआ और आपके यहाँ पे जो सीट है, मेरी बात को सुनते रहना बेटा, आपके यहाँ पे सीट है जो एससी की खड़ी हो गई, एससी सीट हो गई, एससी हो गई या एसटी हो गई या ओबीसी सीट हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पर जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो एससी का ही होगा। बेटा बात समझना, उम्मीदवार क्या होगा, वो एससी का ही उम्मीदवार होगा, मतलब एससी का ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। बात समझना, अगर जनरल सीट है तो उस पर कोई भी खड़ा हो सकता है, अगर एससी सीट है तो उस पर केवल एससी का उम्मीदवार खड़ा होगा। अब उम्मीदवार तो एससी का खड़ा होगा, ये आरक्षण प्रणाली की बात कर रहा हूँ। हम जो आजकल देखते हैं हमारे गली मोहल्ले सरपंची में देखते हैं, जो नगर पालिका में जो देखते हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो खड़ा हो गया उम्मीदवार, लेकिन वोट तो सब देंगे ना, वोट तो इस एससी व्यक्ति को वोट तो आपका सब देंगे, जनरल का भी देगा, एससी का भी देगा, वोट तो सब डालेंगे। लेकिन पृथक सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन किया गया उसमें ऐसा नहीं कहा गया। उसमें कहा गया बंगाल में कि स्पेशल सीट उम्मीदवार खड़ा होगा मुस्लिम, उम्मीदवार क्या होगा, मुस्लिम होगा, और वोट भी केवल मुस्लिम ही डालेंगे, वोट भी मुस्लिम ही डालेंगे, हिंदू वोट नहीं डालेंगे। ये एक ऐसी समस्या थी जिसने कहीं ना कहीं मुस्लिमों को हिंदुओं से बिल्कुल अलग कर दिया, मुस्लिमों को हिंदुओं से बिल्कुल अलग कर दिया। और उद्देश्य वही है कि कैसे भी करके आंदोलन को रोका जा सके। तो परिणाम ये होता है कि सबसे पहली बार इसने बंगाल में फूट डाल दी, फूट डालो और शासन करो नीति। तो परिणाम ये हुआ कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धड़ों में बंट गए और कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ने लगे। इसका भी आक्रोश होने लगा। बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ी समस्या का विषय है। इसके तुरंत बाद होता क्या है कि मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है आगा खां के नेतृत्व में। किसके? आगा खां के नेतृत्व में। आगा खां, ध्यान रखना, आगा खां, आगा खां के नेतृत्व में आपके यहाँ पे मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। अब मुस्लिम लीग का गठन का सीधी बात है, मुस्लिम लीग के गठन का पड़ने का मतलब है नए पाकिस्तान की कहीं ना कहीं नींव पड़ जाना। तो जैसे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है, डफरिन, जिस तरह से कहा जाता है डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस है, या कांग्रेस को किसकी दिमाग की उपज कहा जाता है, जैसे डफरिन को, वो कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है, उसी प्रकार जो मुस्लिम लीग है इसे मिंटो के दिमाग की उपज कहा जाता है। मुस्लिम लीग मिंटो के दिमाग की उपज कही जाती है। तो ये बड़ा एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों दो धड़ों में बंटने लगे, और ऐसी स्थिति में भारत की जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो कमजोर होने लगी और भारतीय आक्रोशित होने लगे। समझ रहे हैं बात को? गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग हैं, अभी नरम दल में डिवाइडेड हैं, नरम दल के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें मोतीलाल नेहरू है। लेकिन परिणाम यह हुआ कि इन सारी बातों को नरम दल के यानी कि कांग्रेस के लोगों ने मान लिया एक तबके में। पर इसमें कुछ लोग थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक को आप ले लीजिए, ये तैयार नहीं थे इन चीजों को मांग को लेकर कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस में दो धड़ बट गए, एक नरम दल और एक गरम दल। एक नरम दल जिसको आप नरमपंथी और उग्रवादी पंथी कह सकते हैं। तो एक तो था वो कांग्रेस के, जो कांग्रेस था नरम दल,
वो क्या करता था, जैसे आप सूरज फूट के नाम से जानते हैं, सूरज फूट, नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस का बंटना सूरज फूट के नाम से जाना जाता है। तो इसका ये परिणाम हुआ कि कांग्रेस के दो धड़ ऐसे हो गए कि एक तो थे जो अनुनय और विनय में विश्वास करते थे कि अंग्रेजों से हम हाथ जोड़ेंगे, बात करेंगे, पत्र लिखेंगे, उनसे मांग करेंगे, संसद में उठवाएंगे, और दूसरा दल ऐसा था जो कहीं ना कहीं आंदोलन में विश्वास करता था और अपना हक छीनने में बात करता था कि हमें जो चाहिए वो आंदोलन के दम पर, बहिष्कार के दम पर, कहीं ना कहीं विरोध करके इस तरह से लेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, जो हमारा है हम उसको छीन के ले लेंगे, मांग कर ले लेंगे, नहीं दोगे तो। क्रांतिकारी अस्तित्व तो आप देख ही रहे हो। तो जो सूरत फूट पड़ी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाना थी। जो परिषद है, चाहे वो आपकी भारत सचिव की परिषद रही हो, चाहे वो वायसराय की परिषद रही हो, यहां पर भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ाना है। भारतीयों की भारी डिमांड थी कि कहीं ना कहीं हमको भी बराबर का मौका मिले। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सरकारी नौकरियों के लिए आपकी प्रतियोगिता का जो पैटर्न है वो कर दिया गया है कि आप प्रतियोगिता दीजिए, आप भारत में अंग्रेजी अफसर में शामिल हो जाइए। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो कहीं ना कहीं 1909 मार्लियामेंटो एक्ट को बनाने के लिए जरूरी थे। क्या बेटा मेरी इतनी बात समझ में आई है आपको? तो ये बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपने ये बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आपका मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किसके नेतृत्व में हुआ? आगा खां के नेतृत्व में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके परिणाम स्वरूप 1909 का भारत परिषद अधिनियम बनाना पड़ा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? अब समझते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या हुए। तो सबसे पहला प्रावधान समझिए, केंद्रीय परिषद। मैंने आपको बताया परिषद दो तरह से होती थी, एक केंद्रीय परिषद होती थी, एक प्रांतीय परिषद होती थी। केंद्रीय परिषद होती थी, एक प्रांतीय परिषद। तो केंद्रीय परिषद में जहां पहले 10 से 12 लोग हुआ करते थे, अब भारतीयों को 69 लोग, कितने 69 लोग केंद्रीय परिषद में हो सकते थे। और प्रांतीय परिषद की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, कहीं पर 30, कहीं पर 50, कहीं पर 12, मतलब प्रांतों में हर स्टेट में अलग अलग लोग अलग अलग संख्या में तय हो सकते थे। मतलब अब इतने भारतीय तो होंगे ही होंगे। इस एक्ट के बाद कहीं ना कहीं जो परिषदें हैं उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ गई। जब भारतीयों की संख्या बढ़ गई तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व बढ़ गया, और प्रतिनिधित्व बढ़ने का परिणाम ये होगा कि अब भारतीयों के हितों के बारे में ज्यादा सोचा जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा है कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति की गई। अब वो कार्यकारिणी दो तरह की है। कार्यकारिणी मैंने आपको बताया, एक भारत सचिव की कार्यकारिणी है और एक है आपकी वायसराय की कार्यकारिणी। इन दोनों में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। भारतीयों की संख्या इतनी बढ़ गई कि कहीं ना कहीं हमें यह लगने लगा कि अब भारतीयों की स्थिति पहले से सुधरने वाली है, और समय समय पर आप देखते जाओगे तो कहीं ना कहीं भारतीय अब अपनी मांग भी खुलकर करने लगे हैं। प्रांतीय चुनाव में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पृथक निर्वाचन की नीति अपनाई गई। अभी मैंने बताया ये बहुत बुरा था। ये प्रांतीय चुनाव जो पृथक प्रणाली है, प्रांतों में चाहे वो आपके केंद्र में रहा हो, अलग अलग आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव होने लगे। मतलब मुस्लिमों के लिए अलग उम्मीदवार होगा और उसको केवल मुस्लिम डालेंगे, और हिंदुओं के लिए अलग होगा और केवल हिंदू डालेंगे, ऐसा उसके लिए नहीं था, लेकिन मुस्लिमों के लिए ऐसा था। तो ये कहीं ना कहीं समस्या का विषय बन गया इसके प्रावधानों में। संसद सदस्यों को पूरने का, अभी मैंने आपसे कहा कि पिछले वाले एक्ट में जब आप पढ़ते हो, 1892 का एक्ट था, उसमें क्या है, एक बजट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बजट। और बजट पे भारतीयों को बोलने का अधिकार था, केवल बजट पर, केवल बजट पर, और प्रश्नों पे नहीं। तो लेकिन अब क्या कर दिया गया कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। पूरक प्रश्न क्या होते हैं? ये पूरक प्रश्न क्या होते हैं? पूरक प्रश्न का मतलब मैं समझाता हूं। जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और मैंने उसका आपको जवाब दिया, लेकिन आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हो। उस जवाब के परिणाम में आपका एक क्वेश्चन और बन गया। मैंने आपको कोई जवाब दिया, अब उस जवाब में आपको कोई ना कोई क्रॉस क्वेश्चन है। अब आपसे फिर से पूछना है कि नहीं, आपने अभी मुझसे कहा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका जवाब दिया। अब आप फिर से कह रहे हो, अब आप ऐसा कह रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन ये क्रॉस क्वेश्चन हुआ ना। तो क्रॉस क्वेश्चन क्या होते हैं? वो पूरक प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? पूरक प्रश्न। आपने मुझसे प्रश्न पूछा, वो प्रश्न था, मैंने उसका उत्तर दिया, वो उत्तर है। अब उस उत्तर से एक और क्वेश्चन बन गया, वो बन गया पूरक प्रश्न। तो अब भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। मतलब प्रश्न तो पूछेंगे ही पूछेंगे, हम पूरक प्रश्न भी पूछेंगे। ये पूरक प्रश्न आपको बाद में पढ़ने पड़ेंगे भारत की संसद के विषय में, ठीक है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। प्रांतों में सरकारी सदस्यों का बहुमत समाप्त हो गया। प्रांतों में सरकारी सदस्यों के, सरकारी सदस्य कौन थे?
वे सदस्य जो ब्रिटेन की संसद द्वारा चुने जाते थे। अभी मैंने आपको बताया 69 सदस्य भारतीय हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब सरकारी जो लोग हैं वो कम हैं और जो भारतीय हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब भारतीय बहुमत हो गया तो उनकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी। सरकारी लोगों की संख्या, जैसे प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं आजकल हम लोग, प्राइवेटाइजेशन का मतलब सीधा यही है कि जब प्राइवेट लोग होंगे तो वो बात भी ठीक से करेंगे, काम भी ठीक से करेंगे। तो भारतीयों को आप ऐसे ही समझ लीजिए प्राइवेट लोग हैं, वे लोग हैं जो भारत के हैं, अब ब्रिटेन की संसद ने उनको चुनकर नहीं भेजा है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जब सदस्यों की संख्या भारतीयों की ज़्यादा हो गई तो भारतीयों के हक की बातें ज़्यादा होने लगीं और अब भारतीयों के विषय में ज़्यादा काम होंगे, चाहे वो संसद के द्वारा किए जाएं, चाहे ब्रिटेन की संसद, चाहे भारत गवर्नर की कार्यकारिणी या परिषद द्वारा किए जाएं। तो ये बहुत सारे कारण हुए, बहुत सारे काम हुए जो 1909 मार्लेमेंटो एक्ट के रूप में जाने जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है कहीं ना कहीं हमारे लिए, इसलिए मैं एक ही एक्ट करवा रहा हूँ आपको, आज 2 एक्ट नहीं करवाऊंगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव समझिए। पहली बार भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। इससे पहले वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय नहीं थे, समझना बात को। चुनाव में हुआ करते थे, कार्यकारिणी में नहीं थे, परिषद में थे, कार्यकारिणी में नहीं थे। और इसी तरह से सचिव की भी कार्यकारिणी में, सचिव कौन, वो जो इंग्लैंड में बैठा है वहां तक भारतीय चुने गए। इंग्लैंड में जो बैठा है उसकी कार्यकारिणी में भी भारतीय होंगे और वायसराय जो भारत के अंदर बैठा है, गवर्नर जो है, उसकी कार्यकारिणी में भी भारतीय होंगे। सीधी बात यही थी। मैं बताऊं को अंग्रेजों ने क्या किया, समझना बात को। उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को 2 भागों में तोड़ दिया। वो अभी मैंने बताया नरम दल, तो जो नरम दल के लोग थे उनको शामिल कर लिया। कारण ये है कि इनको हम सहला फसला के रखेंगे। देखो गरम दल वाले सुनने वाले हैं नहीं, जो गरम दल के लोग हैं वो तो अंग्रेजों की सुनने वाले हैं नहीं। तो इन्होंने एक तरह से ये समझ लो कि एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया किन लोगों को, नरम दल वालों को, कि भैया तुम तो भाई सुनते हो, तुम इसको पकड़ लो, खाओ पियो मजे करो। तो उनके सहारे पर पूरी की पूरी सत्ता चलाने की कोशिश की है। और नरम दल के लोगों की तो सुनते थे, चापलूसी करते थे। जैसे अभी बात करूँ मोतीलाल नेहरू की बात कर लीजिए। मोतीलाल नेहरू को जब जेल में डाला जाता था, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इनको जब जेल में डाला जाता था तो परिणाम क्या होता था, बढ़िया बढ़िया किताबें मिलती थी इनको पढ़ने के लिए, पेन पेंसिल मिलते थे पढ़ने के लिए, बढ़िया टेबलें थी पढ़ने के लिए, बड़ी सुविधाएं मिलती थी। ये जेल में जरूर थे पर सुविधाएं मिलती थी इनको सारी की सारी। और वहीं भगत सिंह ऐसे लोगों को डाला जाता था तो खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था। आपको याद होगा कि इंडिया एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, एक किताब है, वो कब लिखी थी, जेल में रहकर लिखी थी। तो बेटा जेल के अंदर किताबें मिल रही हैं पढ़ने के लिए, कॉपी मिल रही हैं पढ़ने के लिए, पेन मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, और हम लोगों को जो नॉर्मल थे गरम दल वाले, पिटाइयाँ होती थी इनकी। तो नरम दल के लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने विशेष कृपा करी, इतनी कृपा करी कि वायसराय की कार्यकारिणी में उनको ही शामिल किया गया और भारत सचिव की कार्यकारिणी में भी उनको ही शामिल किया गया। तो ये देखो, केसी गुप्ता हुए, सैयद हुसैन हुए बिलग्रामी। अब केसी गुप्ता नरम दल के हैं, सैयद हुसैन बिलग्रामी किसके, मुस्लिम लीग के हैं, मुस्लिम लीग को भी मिला लिया। उन्हें पता था केवल एक ही व्यक्ति नहीं मिलने वाला, वो गरम दल वाला है, तो मुस्लिमों को अपनी साइड में ला लिया और नरम दल के लोगों को भी अपनी साइड में ला लिया। तो ये केसी गुप्ता नरम दल में गए, सैयद हुसैन बिलग्रामी किस में गए, आपके मुस्लिम लीग के लोग गए। ये लोग इंग्लैंड में जो था सचिव, भारत सचिव, उसकी कार्यकारिणी में नियुक्त हो गए, उसकी परिषद में नियुक्त हो गए। बात करें सत्येंद्र सिन्हा भारत में जो गवर्नर है उसकी कार्यकारिणी में शामिल कर दिए गए कि अब तुम्हारी जो टीम है उसमें ये शामिल कर दिए गए। ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इस एक्ट के बाद। बात करें लॉर्ड मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भारत में जो सांप्रदायिक चुनाव हैं ये किसके दिमाग की उपज हैं, लॉर्ड मिंटो के दिमाग की उपज हैं। तो मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करना, हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग करना, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति जो है लॉर्ड मिंटो की है। कहीं ना कहीं अंग्रेज इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। ठीक है बेटा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की भारत की एकता प्रभावित हो गई। पहले क्या था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़ते थे, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, अब मुस्लिम अलग डिमांड करते हैं और हिंदू अलग डिमांड करते हैं। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अस्तित्व यानी कि पाकिस्तान बनने की एक नींव पड़ गई कि भविष्य में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर बनेगा। हमारे जो भविष्यवेत्ता यानी कि जिसको मैं कहूँ अम्बेडकर साहब हैं, तो अम्बेडकर साहब ने बहुत पहले कह दिया था, बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि यकीन मानिए मुस्लिम लीग आज नहीं तो कल पाकिस्तान की जरूर मांग करेगी, आज नहीं तो कल पाकिस्तान की जरूर मांग करेगी। और ये तय है, ये अम्बेडकर ने बहुत पहले कह दिया था, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाए। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को, मैंने जितना समझाया? ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग।
पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय विधि सदस्य की नियुक्ति की गई? विधि सदस्य मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपके 4 एक्ट हैं, ठीक। दूसरा है, एक बार देख लिया ना, भारतीय परिषद एक्ट 1900, अच्छा वो लिखना भूल गया बेटा, वो 1909 है, माफी चाहूंगा, 1909 है। 1813 का चार्टर एक्ट भारत परिषद है 1861 और 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक बार, किस एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अपनाया गया? चार्टर एक्ट 1800, सांप्रदायिक चुनाव भी मैंने बताया आपको, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1909। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है बेटा, यकीन मानिए। अच्छा, नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और देख लिया करो वीडियो, नोट्स बनाते रहो पेन पेंसिल लेके। यूनिक उठा के देख लोगे तो भी नहीं मिलने वाले ये आपको, जो मैं इतना इकट्ठा कर रहा हूँ आपके लिए। बना लो नोट्स, ठीक है बेटा। मैथ्स बाय ध्यानु सर टेलीग्राम पे एक पेज है, मैथ्स बाय ध्यानु सर, मैथ्स बाय ध्यानु, DHYANU, ध्यानु सर, टेलीग्राम पे। किस पे बेटा? टेलीग्राम पे एक पेज है, यहाँ मैं नोट्स पोस्ट करता रहूँगा आपके लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सब पोस्ट करता रहूँगा, तो इसको और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, तो किस एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अपनाया गया? चार्टर एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है बेटा। एक अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1793, भारत परिषद अधिनियम 1892, मार्लियामेंटो एक्ट 1909। अच्छा, मार्लियामेंटो एक्ट मिल जाए या भारत परिषद अधिनियम 1909 मिल जाए, एक ही बात है, और भारत परिषद एक्ट 1861, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है बेटा। मैं आपको एक और एक्ट दे दूंगा, कई दिन से कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर दूं, पर बेटा हो नहीं पाता, तो आप एक एक ही पढ़ते रहिए। हम जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं भारतीय संसद पर पहुंच जाए, भारतीय संविधान सभा पर पहुंच जाएंगे और वहां से एक अच्छे रूप में, अभी तो भी अच्छा रूप में कर रहे हैं, अभी कमी क्या है, बेहतरीन कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं तो, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आज इतना साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल फिर मिलते हैं, खुश रहो बेटा।